नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बाय पंकज सर। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो मेरे दूसरे चैनल से यहाँ पे आए होंगे और वो चैनल मैंने ज़्यादातर ब्लॉगिंग और जो भी अपना म्यूज़िकल कंटेंट होता है वो डालने के लिए बनाया था। तो ये स्पेशली मैंने अपने सब्जेक्ट रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड और EMRS से रिलेटेड जो भी क्वेरीज लोगों की थी उसके हिसाब से बनाया था। तो आज फाइनली मुझे थोड़ा टाइम मिला है अपने बिजी शेड्यूल से, क्योंकि EMRS वैसा नहीं है जैसा आप सोचकर आना चाहते होंगे। यहाँ पे काफ़ी बिजी हेक्टिक शेड्यूल यहाँ पे रहता है। तो फाइनली आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है और दिक्कत बस टाइम की होती है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि क्योंकि ऑलरेडी इस इंस्टीट्यूट में हूँ तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज रहती हैं और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे कारण उनकी कुछ मदद हो जाए। बट वही दिक्कत होती है कि टाइम का थोड़ा इशू रहता है और जब आप घर से दूर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, सारा कुछ आपको खुद मैनेज करना होता है, खाना एंड ऑल जो भी है। तो फाइनली आज कुछ टाइम मिला है, तो मैं टाइम वेस्ट किए बिना मेन चीज़ों पे आऊँगा। हाँ, तो बात ये आती है कि मैं EMRS में क्या हूँ, मतलब किस पोजीशन पे हूँ। तो जिनको नहीं पता है उनको बता दूँ, मैं यहाँ पे PGT मैथमेटिक्स हूँ। EMRS लाहौल, ये हिमाचल प्रदेश में हमारे हिमाचल प्रदेश में EMRS के 4 स्कूल्स हैं, उनमें से ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। मनाली अगर कोई आप में से आया तो आपने अटल टनल का नाम सुना होगा। अटल टनल क्रॉस करते हैं या फिर आप लेह के लिए जाते हैं तो आपको पता होगा कि लाहौल स्पीति करके एक डिस्ट्रिक्ट आती है और ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट में है अपना। यहाँ पे लाहौल स्पीति के बच्चे जो हैं वो इस स्कूल में रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो मैंने ये स्कूल, ये इंस्टीट्यूशन कब ज्वाइन किया इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं अभी आपकी ये नई वाली रिक्रूटमेंट जो है आई है 2025 वाली। ऐसे ही 2023 में भी ये रिक्रूटमेंट आई थी जो पहली रिक्रूटमेंट थी। तो उसमें जो है मैंने फॉर्म भरा था एंड देन मेरा जो है रिटर्न जो है वो हो गया था एंड फिर मुझे जो है EMRS इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने का मौका मिला। तो मेरी जो है ज्वाइनिंग जो है वो जून 2024 में हुई थी, मतलब तकरीबन मेरे को 1.5 साल यहाँ पे आपका इस बार आया हुआ है कि दिसंबर मिडल में आपके जो एग्ज़ाम होने हैं। सिमिलरली हमारे भी ऐसे हुए थे, 16 को हमारा PGT का हुआ था और 23 को हमारा TGT का हुआ था। तो मैंने PGT मैथ और TGT मैथ दोनों दिया था। TGT मेरा लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं हो पाया, जबकि PGT से वो ज़्यादा अच्छा पेपर हुआ था। तो लेकिन PGT में मेरा जो है वो लैंग्वेज क्वालिफाई हो गया और अपना सब्जेक्ट भी अच्छा हो गया था, तो इस तरह से क्वालिफाई हुआ। इसके 16 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम हुआ था, 16 दिसंबर 2023 में, और रिज़ल्ट इसका जो आया था वो 22 जैन 2024 में आया था। तो तकरीबन मान लो आप 1 महीने के आसपास आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपके केस में यहाँ पे 2 टायर्स हैं, तो वो थोड़ा सा रहेगा। 1 महीने बाद आपका पहले टायर का जो है वो रिज़ल्ट आएगा, देन आपको नेक्स्ट टायर के लिए डेट्स मिलेंगे। तो आपका थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो सकता है ड्यू टू दिस टायर सिस्टम। बट फिर भी आप मान के चलें कि 2 महीने या 2.5 महीने में ये पूरा लपेट देते हैं, क्योंकि EMRS का जो ये काम है ना काफ़ी फास्ट है। अगर आप देखेंगे बाकी की जो संस्थाएं हैं, हमारा NVS हो गया, KVS हो गया, तो उनके कितने दिनों से चल रहा है कि अभी फॉर्म आ रहे हैं, अभी फॉर्म आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये इशू चल रहा है, वो इशू चल रहा है। तो यहाँ पे फ़िलहाल ऐसा नहीं है। हाँ, ये था कि जैसे 24 में लोग यहाँ पे अपॉइंट होके आए थे तो सबको लग रहा था कि 24 के एंड तक फिर से नए फॉर्म आएंगे। पता कि बहुत सारे लोग छोड़ रहे होते हैं, किसी कहीं जॉब लग जाती है तो वो जॉब छोड़ देता है, तो वेटिंग लिस्ट आती जाती है। तो 1 साल का प्रोसेस लगता है पूरा। जो पहली आपकी बल्क में जो वैकेंसी आई थी, जो पहले चरण में आपकी वैकेंसी आई थी, उसको सेटल करने में 1 साल का टाइम लगना ही लगना था। तो ऑब्वियस था कि ये 25 में ही आनी थी, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पे उन्होंने एग्जैक्टली 2 साल के बाद इन्होंने फिर से जो है वैकेंसी निकाल दी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि क्योंकि हमारे कंट्री में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग वेट करते करते ही बूढ़े हो जाते हैं और कईयों की तो उसी में एज निकल जाती है। कितने सारे लोग होंगे जो एक जॉब के वेट में उनको फिर कोई छोटी जॉब में या कहीं पे भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि एंड ऑफ डे आपको फिर जॉब चाहिए होती है, फिर आप उसके लिए नहीं रुक पाते हैं। तो ये सारे इशू रहते हैं। तो उस केस में ये EMRS बहुत ही इसने शानदार काम किया नेस्ट ने। तो मैं बात करूं अपने PGT मैथमेटिक्स एग्ज़ाम की, तो 16 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, 22 जनवरी को इसका रिज़ल्ट आया था और 12 फरवरी को जो है मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बेंगलुरु जाना पड़ा था। एक्चुअली मैं JNK से हूँ, उधमपुर हमारी डिस्ट्रिक्ट है।
तो वहाँ से मुझे जो है वो बेंगलुरु जाना पड़ा था अपने डीवी के लिए। तो क्योंकि ये एक सेंट्रल एग्ज़ाम है तो चीज़ें ऐसी ही होती हैं इसमें, आपको थ्रू आउट कंट्री जो है कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और डीवी के लिए भी आपको कहीं पे भी बुला सकते हैं। एक्चुअल में जो संस्था ईएमआरएस स्कूल्स को चलाती है वो है नेस्ट, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। नेस्ट मतलब नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो ये संस्था है जो ये पूरे कंट्री में जो है ईएमआरएस को रन कर रही है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अभी क्या है, इस टाइम पे हर स्टेट में एक सोसाइटी बनाई गई है जो मॉनिटर करता था, वो स्टेट करता था। तो जैसे हमारे हिमाचल में जो स्टेट सोसाइटी का ऑफिस है वो शिमला में है। तो मतलब जैसे हम लोग जब तक इन स्कूल में नहीं आए थे रिक्रूट होके, जो हमारी लास्ट वैकेंसी के थ्रू, तो ये सारा स्टेट के अंदर होता था। तो इसमें जो एम्प्लॉय होते थे वो भी स्टेट के होते थे, प्रिंसिपल भी स्टेट के होते थे, मतलब बाहर का कोई नहीं आ सकता था उसमें, हिमाचल के लोग ही। तो जैसे मेरी ज्वाइनिंग जब हुई है तो वो मैंने शिमला में जाके ज्वाइनिंग डाली है, और फिर मैं लाहौर में ट्रेवल करके अपने स्कूल आया था। तो इस तरह से जो है डीवी के बाद फिर तो जितना मुझे याद है 12 फेब को मैं डीवी के लिए बेंगलुरु गया था, एंड देन 1 जून 2024 को मेरा फाइनल जो है अपॉइंटमेंट लेटर मेरे को मिला था, और उसमें ये था कि मुझे ईएमआरएस लाहौर मिला हुआ है। तो 1 जून को अपॉइंटमेंट लेटर आया था, और 10 के बाद हम कभी भी ज्वाइनिंग डाल सकते थे। मैंने 18 को ज्वाइनिंग डाली थी। तो ये था मेरा किस तरह से मैंने स्कूल किस तरह से मैं ईएमआरएस ज्वाइन कर। तो अब बात आती है कि मैंने ईएमआरएस ही क्यों चुना। अब इसका आंसर बड़ा ऑब्वियस होने वाला है कि जो हमारी हालत है, हमारी कंट्री में जो हालत है गवर्नमेंट जॉब्स की, उसके हिसाब से आप बहुत लकी होंगे कि जो आप चुने और आप उसी में चले जाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब बाय चॉइस कि हाँ ये मेरी प्रेफरेंस थी, आई हैव टू गो इन ईएमआरएस। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर केवीएस फ्रॉम वेरी लॉन्ग। और अगर आपको याद हो कि 2022 में केवीएस के भी फॉर्म आए थे, और 23 में फैब में उसका एग्ज़ाम हुआ था। मेरा बहुत थोड़े से मार्क्स से जो है वो रह गया था, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड फॉर दैट। तो इट वाज काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक। फिर उसके बाद मैंने ईएमआरएस का भी फॉर्म भर दिया। हालांकि केवीएस आई ऑलवेज फील के वो मेरी आज भी टॉप प्रायोरिटी है वहाँ पहुँचना। बट जो भी है, फिर मैंने ईएमआरएस का फॉर्म भरा, एंड देन इसमें हो गया। तो ऑब्वियसली चॉइस से तो नहीं हो सकता, आप बाय चांस हो सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैंने डेलिबरेटली खुद इसको चूज़ किया और बाकी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया और इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ईएमआरएस ने मेरे को चूज़ किया है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब नॉन टीचिंग एग्ज़ाम बहुत सारे दिए हैं, अपनी स्टेट के, सेंटर के, बैंक के, और इतने सारे फेलियर्स हैं कि बता नहीं सकते। तो बस वही है कि हर फेलियर आपको सिखा रहा होता है, हर फेलियर आपको बता रहा होता है कि बस अब अगले एग्ज़ाम में क्या गलती नहीं करनी है। तो ऐसा करते करते ये वाला क्लिक कर गया, और राइट नाउ आई एम हियर। बड़ा ही अहम सवाल है कि भाई सैलरी कितनी लोगे, है ना। 3 इडियट्स का याद आता है वो इंटरव्यू। तो बिल्कुल सबको जो है इसमें रुचि रहती है कि भाई सैलरी कितनी होगी, ऐसा सबको जानना होता है। इसके बारे में आपको देखो, हमारे कंट्री में जो है सेंटर की बात की जाए तो 3 ही अहम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं। उनमें से केवी है, केवीएस जिसको आप बोलते हैं, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन एनवीएस, और अब ये तीसरा जो है ये भी सेंट्रलाइज हो चुका है जिसको हम बोलते हैं ईएमआरएस। तो तीनों के जो पे स्केल हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, इक्वल हैं। तो अगर आप इन तीनों में से किसी के बारे में भी जानते तो ईएमआरएस में आपको सेम वैसा ही मिलना पड़ता है। कुछ अलाउंस एक्स्ट्रा होते हैं ईएमआरएस में, क्योंकि एक तो रेजिडेंशियल स्कूल है। रेजिडेंशियल मतलब होता है कि आपको 24/7 अवेलेबल रहना है अपनी जॉब के लिए। आई एम सेइंग 24/7। ऐसा नहीं कि आप 8 बजे स्कूल जा रहे हैं और 2 बजे आप वापस अपने रूम में, अपने क्वार्टर में, एंड देन नेक्स्ट डे यू हैव टू रिपोर्ट एट 8। ऐसा कुछ नहीं है, आपको थ्रू आउट इवनिंग, नाइट, ऑल द टाइम यू हैव टू बी। तो उस वजह से कुछ अलाउंस यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। जैसे स्पेशल पे यहाँ पे एक अलाउंस है जो कि आपकी बेसिक सैलरी का आपको 10% मिलता है। अभी एट द मोमेंट अगर मैं बात करूँ, पीजीटी अगर कोई यहाँ पे इस वक्त लगता है तो उसकी सैलरी जो है आप ये कह सकते हैं कि 1.5 साल में, या मैं बोल सकता हूँ 12 या 13-14 महीने में उसकी जो
ग्रॉस सैलरी है वो 1 लाख को क्रॉस कर जाएगी। और अगर मैं टीजीटी की बात करता हूँ तो यही आप 5 या 6 हज़ार कम मान के चलें, उतना उसमें उसका भी वहाँ पे पहुँच जाता है 1 साल के अंदर। और पीआरटी ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं होते क्योंकि ये 6 से ऑनवर्ड्स, तो सैलरी स्ट्रक्चर इसमें बहुत अच्छा है। और यही सबसे बड़ी मोटिवेशन एक एक एस्पिरेंट के लिए होती है। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं इसके लिए और अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसमें आना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपके कुछ जो भी आप मतलब एंड ऑफ द डे योर सैलरी इज़ योर बिगेस्ट मोटिवेशन, तो वो सबको अच्छी ही चाहिए। तो सैलरी वाला कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। वंस यू जॉइन दिस इंस्टीट्यूशन आफ्टर पासिंग एग्जाम यू विल हैव अ हैंडसम सैलरी। तो सैलरी को लेकर जो भी आपके डाउट्स थे, आई थिंक वो किसी के डाउट होंगे नहीं क्योंकि आजकल सबको पता होता है कि कौन से लेवल पे जाकर क्या होने वाला है। फॉर्म को भरने से पहले पहले उसकी सैलरी चेक करते हैं। तो जैसे कि पीजीटी आपका लेवल 8 है और आपका टीजीटी जो है वो लेवल 7 पे आता है इसमें। तो अगला महत्वपूर्ण सवाल आता है कि मैंने अपनी प्रेपरेशन कैसे करी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप जिसको सुन रहे हो इस वक्त वो ऑलरेडी उस इंस्टीट्यूशन में है, उस स्कूल में है जहां आप जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तो जो भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो बिल्कुल प्राइमरी डाटा जिसको बोलते हैं ना, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना। अगर आपने डाटा स्टैटिस्टिक पढ़ा होगा तो प्राइमरी डाटा होता है और एक सेकेंडरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा होता है जो कहीं से सुन के हम कलेक्ट करके आगे शेयर करते हैं। जैसे कि आपको, मैं किसी यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, बट ऐसे होते हैं बहुत सारे, क्योंकि वो उनके यूट्यूब चैनल जो है वो स्पेशली क्या होते हैं, एजुकेशन पर्पज से वो देते हैं, लेकिन वो कहीं से सुनी सुनाई बातें बताते हैं। लेकिन अभी मैं आपको प्राइमरी डाटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्रेपरेशन कैसे करी मैंने अपने एग्ज़ाम की। तो जब हमारे ये एग्ज़ाम हुए थे 2023 में, तो हमारा एक ही एग्ज़ाम था, ठीक है। उसमें जो है जनरल एंड आपका सब्जेक्ट का जो था वो एक ही पेपर में एक ही टाइम पे हमारा हो गया था। 2 घंटे में आपको 3 घंटे में आपको सॉरी सारा करना था। और मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा था मतलब स्कूल टीचिंग में, तो मेरा अच्छा कमांड था अपने सब्जेक्ट पे। लेकिन हमेशा बैरियर रहते थे वो जनरल पेपर जो होते हैं ना, जैसे आपका करंट अफेयर हो गया, आपके जो जनरल अवेयरनेस होगी, कंप्यूटर हो गया। अब कंप्यूटर का तो इतना इशू नहीं है, मेन आता है अपना पेडागोजी में और लैंग्वेज क्वालिफिकेशन। हाँ, ये मैं चीज़ आपको बता दूं कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा जो लोग फंसते हैं ना, वो ये जो लैंग्वेज क्वालिफाई करनी है ना, इसमें बहुत लोग फंसते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स मतलब अपने सब्जेक्ट में ना वो मास्टर होते हैं, मास्टर एमएससी वाले मास्टर नहीं बोल रहा मैं, मतलब परफेक्ट होते हैं अपने सब्जेक्ट में, लेकिन वो ना मार खाते हैं कहाँ पे आके, इन लैंग्वेज में आके। यहाँ तो उनकी हिंदी रह जाती है, यहाँ तो उनकी इंग्लिश रह जाती है। तो इस बार एक पॉजिटिव चीज़ आपके लिए यहाँ पे ये है कि मान लो अगर मैं पीजीटी की बात करूँ तो आपको 2 लैंग्वेज वहाँ पे दी गई है, हिंदी इंग्लिश। तो आपको 20 में से 8 मार्क्स चाहिए कंबाइन करके, दोनों सब्जेक्ट के आपको 20 में से 8 नंबर लेने आप पास हो जाओगे। मान लो किसी के 8 मार्क्स आ जाते हैं सिर्फ इंग्लिश में और हिंदी में 0 आता है, ठीक है ना, तो वो भी जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। हमारे टाइम पे क्या था कि आपको इंडिविजुअली 4-4 मार्क्स लेने होते थे। मतलब अगर मैंने हिंदी अटैम्प्ट करा, मेरे को 4 मार्क्स चाहिए ही वहाँ पे मिनिमम, और मेरे को 4 इंग्लिश में चाहिए तो क्वालिफाई होता था। अगर एक भी उनमें से ऐसा मतलब बंदा नहीं फॉलो कर पाया, अगर 3 मार्क्स आ गए हिंदी में और 9 भी होते हैं किसी के इंग्लिश में, तो वो उसका पेपर जो है वो आगे चेक नहीं होता था। तो ये अच्छी चीज़ है आपके केस में। तो हाँ, तो मैंने जो है हिंदी इंग्लिश ऑब्वियसली नहीं पढ़ी थी कहीं से भी, ठीक है। रब भरोसे ही थी कि भाई हाँ हो जाएगा, इंग्लिश इतनी तो आती है, हिंदी इतनी तो आती है, कर ही लेंगे। तो वैसा है, मैं उसके लिए आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैंने यहाँ से पढ़ा था आप यहाँ से पढ़ना शुरू करो। आप जनरल हिंदी इंग्लिश कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक आपको कहीं से भी मिल सकती है मार्केट से, वो ले लें। जनरल पढ़ना है आपने, आपको किसी ने चेक नहीं करना कि आप इंग्लिश में कितने महारथी हैं, आप हिंदी में कितने महारथी हैं। किसी ने बस आपको ये चेक करना है कि जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप कम से कम बेसिक चीज़ें तो जानते हो, तो वो इतना हॉरिबल होता भी नहीं है। तो ये है। हाँ, टीजीटी की बात करूँ तो वहाँ पे तीसरी लैंग्वेज रीजनल भी आएगी। बहुत सारे बच्चों को डाउट्स मेरे को आए थे कि रीजनल में क्या करना होता है। तो आप कोई भी लैंग्वेज जो आपको सूटेबल लगती है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, आप दोबारा से इंग्लिश भी डाल सकते हैं रीजनल में, आप दोबारा से हिंदी भी डाल सकते हैं रीजनल में। मैं जम्मू कश्मीर से था, उधमपुर से था, मैंने डोगरी डाल दिया था वहाँ पे। तो मेरा डोगरी में एग्जाम आया था टीजीटी के, जब मेरा एग्जाम हुआ था मैथ्स का, तो उसमें डोगरी में मेरे को आया था। हाँ, पता नहीं मेरा कौन सा वहाँ पे जो है वो लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मेरा टीजीटी क्वालिफाई नहीं हुआ था एग्ज़ाम। तो ये आप लोगों ने एक फॉर्म भरने से पहले सब कुछ आपने देखा होगा आई थिंक। तो मैं अपनी बात करता हूँ, तो इसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक नहीं पढ़ा था हिंदी इंग्लिश के लिए।
अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। तो मैं फिर से कहूँगा कि जनरल अवेयरनेस जनरल ही थी, कोई खास उसके लिए मैंने नहीं पढ़ा था, कोई भी स्पेशल बुक उसके लिए मैंने नहीं करी थी। करंट अफेयर जो है, जैसे कुछ आपने चैनल सब्सक्राइब करे हों तो वो आपको डेली जो है करंट अफेयर भेजते जाते हैं। तो कभी कभी संडे को टाइम लेकर उसको पढ़ लेना चाहिए, मेरे को लगता है ऐसा। आपको चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी ना भी कर रहे हो तब भी आपको हफ्ते में एक दिन लगा कर ना सिर्फ पढ़ लेना चाहिए। 20-30 भी पढ़ोगे तो 2-3-4 जो है वो याद रहते हैं हम आपको थ्रू आउट। तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। देन आता है आपका इम्पोर्टेंट वन, दैट इज पेडागोजी। ठीक है, कंप्यूटर वाला भी आप जनरल कोई बुक ले लें। लूसेंट की बुक मैं प्रेफर करता हूँ। मैंने बहुत देर से मैं कॉम्पिटिटिव की तैयारी में था तो मैं लूसेंट की बुक से पढ़ा करता था। अपने स्टेट के जो मेरे एग्जाम होते थे JKSSB के, उसके लिए भी मैं वही प्रेफर करता हूँ। तो लूसेंट की बुक आप कंप्यूटर की ले लें और ठीक ठाक उसमें से आपका हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो उसके बाद आता है पैडागोजी। तो पैडागोजी सबसे क्रिटिकल यहाँ पे रहती है, क्योंकि यही जो है वो आपका अगर मैं आपके प्री एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं आपका टायर 1 वाला, उसमें ये बहुत क्रिटिकल रहने वाली है पैडागोजी। तो इसके लिए आप अच्छी सी कोई बुक ले लें। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर वही कहूँगा जो मेरे लिए वर्क किया मैं वही चीज़ें आपको बताऊँगा। इसमें किसी को मेरे को प्रमोट नहीं करना है, ना मेरे को बोलना है कि कोई ख़राब है या कोई ठीक है। तो मेरे पास पैडागोजी की एक बुक थी, हिमांशी सिंह की थी। वो स्पेशली उन्होंने बनाई है सीटेट और एस्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए। जितने भी सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो उसमें आए होते हैं। ज़्यादा उसमें थ्योरी नहीं थी, मतलब सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात थी, MCQ दिए हुए थे। तो वो MCQ जो है वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मेरे लिए ये काम किया, आपके लिए शायद कुछ और काम करे, बट क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए वो बुक हेल्पफुल रही थी। आप अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे पैडागोजी के लिए तो आपको बहुत सारे पब्लिशर की बुक मिल जाएगी। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स की, जो अभी बहुत हाई फाई तरीके से चल रहे हैं यूट्यूब पे लोग, टीचर्स, उनकी भी आपको वहाँ पे दिख जाएंगी। जो आपको सही लगे आप कर सकते हैं। मेरे लिए काम की थी हिमांशी सिंह की सीटेट और एस्टेट वाली बुक। अच्छा, तो उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग और ये क्वांट वाला जो आपका सेक्शन रहेगा उसमें क्या। तो मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बहुत देर से जब मैंने मास्टर्स अपनी कंप्लीट करी थी मैं तब से ही बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए जो है वो प्रेपरेशन कर रहा था। दो मेरा कभी क्लियर नहीं हुआ, बट मैं हमेशा उसके लिए तैयारी में था। तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स उसकी ऑलरेडी थी। रीजनिंग और क्वांट इतना ज़्यादा करा था कि जो इस एग्ज़ाम में क्वांट और रीजनिंग आएगा उसके मुकाबले कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे को उसमें खास कोई दिक्कत नहीं आई। तो आप कोई भी अच्छी सी बुक देख लें रीजनिंग और क्वांट के लिए। मैं कोई अभी आपको स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा क्योंकि मार्केट में हज़ारों हैं, मतलब अनगिनत, आप काउंट नहीं कर सकते, इतने पब्लिशर हैं उसके लिए, रीजनिंग और क्वांट के लिए। तो आप कोई भी पकड़ लें, कोई भी देखें, ठीक है, तो आप वो अपने हिसाब से ले लें। बात वही आती है कि आपको कोई भी एक लेके पढ़ना शुरू करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सारा दिन सर्च ही करते रहते हैं, यूट्यूब पे देखते रहिए कौन सी बुक क्या है। उसमें टाइम वेस्ट मत करो भाई, आप किसी एक का सहारा ले लो और उसको पढ़ना शुरू करो, एक में भी इनफ होगा। ठीक है ना। अगर आप जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने जा रहे हैं, किसी ने आपको वहाँ पे बैंकिंग का काम नहीं करवाना है, तो आप ये मत सोचें कि इतने प्रो लेवल के क्वेश्चन आएंगे कि मेरे को कोई 4-5-6-7 बुक से पढ़ के ही मेरा क्लियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा जनरल सा पेपर है, जनरल पेपर नाम है उसका, क्योंकि वो देखना है कि आपके सब्जेक्ट का नॉलेज से पहले आपको चेक कर रहे हैं कि भाई आप एक जनरल अवेयरनेस रखते हो कि नहीं रखते हो टीचर बनने से पहले। तो वो चेक कर रहे हैं, वो आपका प्रो लेवल नहीं देखने वाले हैं। तो इसलिए आप कोई भी बुक पकड़ें। तो जैसे कि आप जानते हैं मैं हूँ PGT मैथमेटिक्स, तो मैं अब सिर्फ आपको मैथ सब्जेक्ट के बारे में ही बता पाऊंगा। हाँ, इसमें मैंने दोनों TGT और PGT दोनों की तैयारी करी थी, तो मैं दोनों ये कवर कर लूँगा। तो भाई कहाँ से पढ़ा होगा। सबसे पहले NCERT का कुछ भी छोड़ के मत जाना। अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे, फिलहाल आपका टायर 1 कंप्लीट होगा तो टायर 2 तक जाओगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मान लो जब आप लोगों का टायर 1 हो चुका होगा, उसके बाद अगर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि टायर 2 के लिए तैयारी कैसे करो, सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करो, तो ज़्यादा हेल्पफुल होगी देन कि अभी। क्योंकि अभी आप सिर्फ एक ही फोकस रखें कि टायर 1 कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अभी आप सेकंड का ना सोचें, लेकिन मैं अपनी जो है जर्नी आपको बता रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने NCERT को पीना होता ना, पीना पी लिया था। मैं यहाँ पे आने से पहले भी पढ़ा रहा था। तो NCERT तो मतलब आपको वो खानी पड़ेगी भाई, उसमें से कुछ छोड़ के आओगे तो फिर वो आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आपकी गलती होगी। तो NCERT
अगर आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हैं, 11वीं 12वीं की आप बुक ले लें एनसीईआरटी की, कोई क्वेश्चन ना छोड़। और अभी जो नई वाली एनसीईआरटी ना, इससे मत करो, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। आज से जो 5-6 साल पहले वाली एनसीईआरटी थी ना, ये कोविड के बाद तो बहुत सिलेबस कम कर दिया हुआ एनसीईआरटी ने, तो ये वाला मत देखें आप। जो जो 2018 या 19 में जो एनसीईआरटी हुआ करती थी, या आपके टाइम की भी जो एनसीईआरटी होगी ना, उससे पढ़ो। तो मतलब वो आप बिल्कुल भी, मतलब उसमें कुछ मिस नहीं कर सकते आप। तो पहली चीज़ ये। देन ये सेम मैं टीजीटी के लिए भी कह रहा हूँ, जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, 9th-10th की एनसीईआरटी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। हाँ, टीजीटी वाले थोड़ा 11वीं 12वीं का भी हल्का फुल्का देख लें, कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ऐसे ही अगर मैं इनकी बात करूँ अपने, हाँ तो बात करूँ मैं पीजीटी मैथ्स वालों की, तो कॉलेज लेवल का जिसको हम बोलते हैं बीएससी लेवल का नहीं पूछते हैं। हो सकता है इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें टाइम वेस्ट करना मैं आपको बोलूंगा कि आप अवॉइड करें। अच्छा, दूसरी बात आती है कि क्या एनसीईआरटी से पढ़ के हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपको कोई रेफरेंस बुक भी पढ़नी पड़ेगी। तो जैसे अब मैथ्स में जो है, मेरे को लगता है इस रेफरेंस बुक से ऊपर कुछ नहीं है, दैट इज आर डी शर्मा। ये भी देखो मेरे साथ यहाँ पे भी अभी पड़ी हुई है। तो मैं, ये नहीं कि एग्जाम क्लियर हो गया तो बस अब हमने पढ़ना छोड़ दिया है, तो ये तो अभी भी आज पढ़ रहा हूँ मैं, देखो। तो ये आर डी शर्मा जो है ना, ये आर डी शर्मा, आप इसको भी आप प्रिपेयर करें, ठीक है। तो आर डी शर्मा को पढ़ना शुरू करें आप, आर डी शर्मा को अच्छे से सॉल्व करें, हर तरह का क्वेश्चन आपको इसमें मिलता है। हाँ, फिर से कहूँगा, जो नई वाली आर डी शर्मा एडिशन है उसको ना देखें, जो पुराने थे कोविड से पहले की जो बुक्स है ना, उनको पढ़ना शुरू करें, क्योंकि बच्चों के लिए सिलेबस कम हुआ है, टीचर्स के लिए सिलेबस कम नहीं हुआ है। तो क्या ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है एज अ टीचर इन अ स्कूल? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैं पढ़ा रहा था। मैंने 2024 में यहाँ ज्वाइन किया था। 2023 में मैंने अपने उधमपुर में एपीएस स्कूल ज्वाइन किया था। तो मैं यहाँ आने से पहले एपीएस उधमपुर में पढ़ा चुका था 11th-12th, और उससे पहले 5 साल मैंने जो है वो डीपीएस में काम किया एज अ पीजीटी मैथमेटिक्स। तो वहाँ पे भी मैं 11th-12th पढ़ा चुका था। डीपीएस मैंने ज्वाइन किया था 2018 में। तो अगर आप ओवरऑल देखें, यहाँ पे आने से पहले मैं 6 साल प्रॉपर सीबीएसई स्कूल में पढ़ा चुका था। और 6 साल मेरे को लगता है किसी के लिए भी इनफ होते हैं अपने सब्जेक्ट पे मास्टरी करने के लिए। आप पढ़कर आते हैं वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप पढ़ाते हैं तो आप जो सीखते हैं, वो जो लोग पढ़ाते होंगे आप में से जो मुझे देख रहे हैं, उनको पता होगा कि पढ़ाकर कितना बढ़िया आप अपने सब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो ये था। और 2018 से पहले भी मैंने 2 साल जो है वो स्टेट बोर्ड में पढ़ाया था। तो एक्चुअल में 2016 में मेरी एमएससी खत्म हुई थी, और 2016 से ही मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ऐसा था, 2016 से 2018 तक मैंने स्टेट बोर्ड में पढ़ाया। 2018 से 2023 तक मैंने जो है वो डीपीएस स्कूल में पढ़ाया, डीपीएस उधमपुर में। और फिर 2023 से 2024 तक मैंने एपीएस में पढ़ाया, और फिर यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। तो ये बिल्कुल मेरे लिए नया एक्सपीरियंस नहीं है एज अ टीचर। तो ये सब कुछ जो यहाँ होता है, जो यहाँ पे शेड्यूल रहता है, जो यहाँ पे करिकुलम रहता है, मैं इससे काफ़ी यूज्ड टू हूँ। तो मेरे लिए कुछ अलग फीलिंग यहाँ पे नहीं है जितना मेरे पढ़ाने को लेकर है। तो अब बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल, जो मेरे थंबनेल में आपने देखा होगा और जिसका आपको सबसे ज़्यादा वेट होगा, कि 1.5 साल काम करने के बाद एक टीचर क्या जान पाया ईएमआरएस के बारे में, और वो क्या शेयर करना चाहता है उन लोगों के साथ जो अभी इस वक्त मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मेरा अनुभव क्या रहा ओवरऑल 1.5 साल में, मैंने यहाँ पे क्या क्या नोट किया, मेरी लाइफ में क्या चेंज आया, और जैसा मैं सोच कर आया था क्या ये वैसा ही है, तो ये सब आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ, देखो, जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त ये है लाहौल स्पीति। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है, तो लोग लाखों खर्च करके ना यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, और ऐसी जगह पे मुझे जो है वो जॉब करने का मौका मिला। तो लोकेशन वाइज, मतलब आई कैन ओनली बी थैंकफुल टू गॉड कि इस तरह की लोकेशन मुझे मिली है। मतलब आप, मतलब यू कैन ओनली ड्रीम ऑफ दिस। और मुझे इससे पहले जब मैं अपने घर पे था, तो मुझे पहाड़ों पे घूमने का बहुत क्रेज़ था। मतलब उधमपुर का कोई पहाड़ छोड़ा नहीं था मैंने घूमना, वहाँ पे ट्रैकिंग करना एंड ऑल जो भी था। इसकी एक नेगेटिव साइड भी है। और नेगेटिव साइड क्या है, जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज है 6 नवंबर। तो अब ये हाफ ऑफ अपना नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी एंड फरवरी,
और आधा मार्च मान लो, तो ये यहाँ पे बहुत ही हार्श विंटर वाले टाइम होता है, तो ये भी सहना पड़ता है ना। ये 5 महीने बहुत यहाँ पे बहुत बहुत कड़ाके की ठंड होती है। लेकिन हाँ, बाकी के 6-7 महीने मतलब आपको गर्मी पता ही नहीं होगा क्या होती है। तो ये तो हो गया लोकेशन वाइज, ठीक है। अब इसमें तो किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं होगा कि उसको कहाँ लोकेशन मिलेगी। आप में से कोई कभी कोई सिलेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि मुझे यहाँ जाना है एंड देन मुझे यहाँ भेज दो। जैसे कि मैं JNK से हूँ, और JNK से PGT मैथमेटिक्स किसी का नहीं हुआ था, सिर्फ एक मेरा हुआ था पूरी JNK से। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था, कितने ने नहीं किया था, लेकिन मेरा ही सिर्फ एक PGT मैथमेटिक्स हुआ था। और अपने JNK में है 5 स्कूल EMRS के, एंड स्टिल आई गॉट दिस हिमाचल। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना मानो, तो ये मेरा फेवरेट स्कूल लग रहा है। आप ब्लॉग्स देख रहे होंगे लोगों के, तो आप ये बिल्कुल ना माने, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली यूट्यूब पे लोगों के ब्लॉग्स देखते होंगे कि ये फलाना स्कूल ऐसा है, ये फलाना स्कूल ऐसा है, तो आपको लगता होगा यार यहाँ पोस्टिंग मिल जाए। पता नहीं मेरे स्कूल में कितने लोग मन्नतें कर रहे हैं कि हमको ये वाला स्कूल मिल जाए। तो बहुत सारे पूछते रहते हैं कि इसमें इसकी वैकेंसी है, इसकी वैकेंसी है। तो बिल्कुल ये आप इसका प्रेशर ले ही ना, क्योंकि ये आपके हाथ में ही नहीं है। तो ये आपको बाय लक बाय चांस कुछ भी मिल सकता है। तो आते ही यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ यही लगी कि भाई क्या लोकेशन मिलेगी तगड़ी वाली, ठीक है ना। मनाली तो आप सबने सुना होगा, और वहाँ पे कौन नहीं आना चाहता है। मनाली कुल्लू ये पहले कितने फेमस टूरिस्ट स्पॉट हैं, और यहीं से आपका रास्ता जाता है लेह के लिए। तो लोकेशन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बेस्ट है। हाँ, बरसात के टाइम में जैसे आप सुन रहे हो 1-2 साल से कि हिमाचल की क्या हालत होती है, तो तब ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत आती है। और स्नोफॉल बहुत होता है यहाँ पे। जिस जिस जगह पे मैं हूँ इस वक्त, लाहौल में कुकुम सिटी करके जगह है, वहाँ पे मैं हूँ। ये केलोंग से JNK की तरफ रोड जाता है, उसमें ये जगह आती है। तो बर्फ़बारी बहुत होती है, तो तब भी आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ता है पूरी दुनिया से। कभी कभी आपके जो है नेटवर्क चला जाता है, लाइट भी चली जाती है उस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई। तो ये दिक्कतें हमें लोकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, जोग्राफी के हिसाब से ये प्रॉब्लम और ये बेनिफिट इस जगह के हैं। देन आता है स्कूल के बारे में। तो स्कूल का देखो क्या है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बताऊं कि ये जो EMRS है ना, इसने ना अभी थोड़ी गति पकड़ी है। ये जो पूरी संस्था है ना, तो अभी थोड़ी गति पकड़ने का मतलब ये है कि लाइक अभी बहुत जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बहुत जगह पे आप देखेंगे कि अपनी पर्टिकुलर बिल्डिंग नहीं होगी स्कूल के पास, हॉस्टल्स नहीं होंगे, रेंटेड लेकर काम चल रहा है, क्वार्टर्स नहीं है स्टाफ के। तो जब मैं यहाँ पे आया था तो सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे फेस करनी पड़ी थी। यहाँ पे जिस बिल्डिंग में हमारा स्कूल है वो एक्चुअल में यहाँ के कॉलेज की बिल्डिंग है। अब गनीमत यह है कि यहाँ पे कॉलेज के जो बच्चे हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो अकोमोडेशन स्कूल को यहाँ पे मिल गई है, और हॉस्टल भी कॉलेज के ही यूज़ हो रहे हैं। तो स्टाफ क्वार्टर का यहाँ पे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट यहाँ आकर यही हुई थी, क्योंकि वही जो आप लोग इस वक्त सर्च कर रहे हैं ना यूट्यूब पे, तो हम भी करते थे। जब PGT मैथ जब मेरा हो गया तो मैंने भी सर्च करना शुरू किया कि भाई क्या क्या फैसिलिटी मिलती है PGT मैथमेटिक्स को। तो 2 BHK मिलेगा, 2 बेडरूम होंगे, एक लॉबी होगी, एक किचन होगी एंड ऑल। वो सब हम सोच के आए थे दिमाग में, और यहाँ आकर देखा तो आपको एक रूम लेने के लिए इतनी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि स्कूल के पास अकोमोडेशन का कुछ नहीं था। एंड उसमें स्कूल की गलती ही नहीं थी, क्योंकि अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ 2019 में ही स्टार्ट हुआ है, 2019। तो 2019 से 24 में हम आए, 4-3 साल में इतना कोई खास इसमें यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई थी। बट अभी हमारे आने के बाद 1 साल में ही इसने बहुत गति पकड़ी है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अब बहुत तेज़ी से इसके जो है डेवलपमेंट की जा रही है सरकार द्वारा। तो हाँ, सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट यही हुआ यहाँ पे आके कि आपको अकोमोडेशन के लिए स्ट्रगल करना था, आपको खुद लोकल्स के पास जाके रूम्स लेने थे। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत आई, ठीक है। वो जैसे तैसे करके वो मैनेज हुआ, 3-4 दिन होटल में रहना पड़ा। अब बात आते हैं कि वर्किंग कैसे होती है स्कूल की। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं इससे पहले जितने भी स्कूल्स में काम किया था वो सारे डे स्कूल थे। अब डे स्कूल क्या होता है कि आप सुबह 8 बजे जा रहे हैं, 2 बजे आपको ऑफ हो जाता है। हाँ, CBSE में स्टे बैक का इशू रहता है, तो मैक्स टू मैक्स आपको 3 बजे छुट्टी हो जाती थी। और 3 बजे के बाद यू हैव योर पर्सनल लाइफ, यू कैन डू ट्यूशन, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन स्पेंड टाइम विद द फैमिली, जो भी आपको करना है। एंड देन अगेन आपको सुबह 8 बजे फिर रिपोर्ट करना होता था स्कूल में। तो वो शाम के 3 से लेकर सुबह के 8 बजे तक यू विल हैव योर ओन लाइफ।
ये था डे स्कूल में। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपकी जॉब जो है वो 24/7 होती है। अगर आप में से कभी किसी ने एनवीएस के बारे में सुना है, वहाँ पे काम किया है, तो आपको ये पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 24/7 आपकी ड्यूटी है। आपको संडे को भी आप साइन ऑफ नहीं कर सकते स्कूल से कि हाँ संडे चलो आज मैं घूम के आता हूँ, लाहौल घूम के आता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। संडे को भी आप जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको जो है वो निभानी होती है। तो सबसे बड़ा ये एक चेंज मेरे को देखने को मिला। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस में बात करूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी एक अलग चीज़ थी। और उसके बाद तो अपने स्कूल की बात करूँ, 8 से 2 हमारा वैसे ही जैसे नॉर्मल स्कूल्स में जो भी आपके सेंटर के सीबीएसई स्कूल हैं, डे स्कूल हैं, वैसे काम चलता है। 8 से 2 नॉर्मल एकेडमिक क्लासेस चलती हैं। और फिर उसके बाद आपकी क्या होती है, ट्यूशन क्लासेस होती हैं। और उसके बाद मतलब क्योंकि बच्चों के लिए आप ही ट्यूटर हो, आप ही टीचर हो, आप ही पेरेंट हो, तो आपको सब कुछ खुद ही करना होता है यहाँ पे। तो शाम को क्लासेस होती है बच्चों की, ठीक है। वो 1 2 3 वो स्कूल के अकॉर्डिंग, जैसे स्कूल को सही लगे, वैसे जैसे आपके स्कूल के प्रिंसिपल को सही लगे वो वैसा कर सकता है। और जो भी नेक्स्ट की गाइडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर आपको नाइट ड्यूटी भी देनी होती है, ठीक है। शाम को बच्चे पढ़ रहे हैं, रात को डिनर के बाद बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको ड्यूटी देने जाना पड़ता है। तो मतलब आप जो है थ्रू आउट जो है पूरा दिन जो है वो पैक्ड रहते हैं, पूरे दिन आप बिजी रहते हैं। तो अब जो भी लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं कि आकर यहाँ पे पर्सनल टाइम मिलेगा, तो वो आपका ऐसा कुछ यहाँ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ इसमें आप ना के बराबर मान के चलें। आपकी पर्सनल लाइफ आपके बच्चे ही होंगे, आपका स्टाफ, आपके कोलीग्स, प्रिंसिपल, जो भी आपके आसपास आपको दिखने वाले हैं वर्किंग स्टाफ, वही आपके फैमिली और वही आपका पर्सनल टाइम है। देखो किसी भी जगह पे आप जाओगे, आपका मिक्स एक्सपीरियंस रहता ही रहता है। कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कुछ आपको ख़राब लगती हैं। बट वही है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी ऐसा ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि आ जाके सब यहाँ पे बच्चों की वजह से हैं। और आ जाके आपको क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को इम्पार्ट करनी है, उसी के लिए आपको यहाँ पे भेजा गया है सरकार द्वारा, उसी के लिए आपको सैलरी मिल रही है। कि मैंने एक रेंटेड रूम लिया हुआ है, तो खाना भी खुद बनाना पड़ता है। जबकि स्कूल में मेस अवेलेबल है, बट या अपने हिसाब से आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो खाना बनाना मैंने सीखा, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद को मैनेज करना सीखते हैं। आई मीन यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। तो ये सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इंसान की लाइफ में। बाकी ये रहता है कि यहाँ के बच्चे अगर आप देखेंगे तो मतलब ये एरियाज़ काफ़ी पिछड़े हुए एरियाज़ हैं, काफ़ी रिमोट एरियाज़ हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो वो मेन स्ट्रीम है ना हमारी, जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारे आप शहर के बच्चे देखते हो ना, जो भी आप देखते हो अपने अराउंड, अपने जिस तरह से लाइफस्टाइल जो चल रहा है ना, उन चीज़ों से काफ़ी अछूते हैं ये लोग और ये बच्चे। और उसका एक सबसे बड़ा कारण वही है कि इनकी जो लोकेशंस जहाँ पे हैं, मतलब यहाँ पे चीज़ें पहुँचना बहुत मुश्किल होती हैं। आई मीन अगर मैं अपनी इस लोकेशन की बात करूँ, यहाँ पे अटल टनल बनने से पहले 6 महीने ये बंद ही रहता था यहाँ पे रोड, क्योंकि इतनी स्नोफॉल होती थी और टनल था नहीं। तो रोहतांग पास आपने सुना होगा, वहाँ से मतलब वहाँ से लोग जो है वो यहाँ पहुँचते थे। और जब बहुत बर्फबारी होती थी वो रोड बंद होता था। तो 6 महीने तक यहाँ पे ये बिल्कुल बाहर की दुनिया से कटा रहता था ये एरिया। तो टनल बनने के बाद तो काफ़ी मतलब सुविधाएं यहाँ पे पहुँच गई और हो गई हैं। तो ऐसे ऐसे जगह पे ये लोग रहते हैं। तो यहाँ के बच्चों की आप खुद सोचो, तो उनको अगर उनकी बेसिक एजुकेशन की बात करें, अगर वो 6th में यहाँ आ रहे हैं, वो 5वीं तक जहाँ पे भी पढ़ के आए होंगे, तो कितनी चीज़ों से वो वंचित रहे होंगे ना। आप सोच सकते हैं, आप इमेजिन करके देख लेंगे कि हमारे शहर का 5वीं का बच्चा और यहाँ के 5वीं बच्चे में फ़र्क आपको डेफिनेटली मिलेगा। और वो क्यों ना हो, वो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको वो डिफरेंस मिलेगा। तो इन बच्चों को एक्चुअल में सही सही जिसको बोलते हैं ना, ज़रूरत है पढ़ाई की। और इनके पास कोई और जरिया नहीं है दुनिया में पहुंचने का, जो मेन स्ट्रीम में आने का, इनके पास और कोई जरिया नहीं है। तो इनके लिए एजुकेशन बहुत ही ईएमआरएस, मेरे को लगता नहीं 3 साल पहले किसी ने नाम भी सुना होगा ईएमआरएस क्या चीज़ है। तो और अभी आप देखेंगे 2 साल में इसको इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ावा मिला है। वो यही है कि यहाँ तक चीज़ें पहुँचे और ये लोग यहाँ से बाहर निकलें। और ये बच्चे जो हैं, जैसे हमारे नॉर्मल सिटीज़ के बच्चे होते हैं, बाकी देश के बाकी जगहों के बच्चे हैं, उनके साथ कम्पीट करें, ये भी यहाँ से निकल के जो है कंट्री की प्रोग्रेस में अपना जो है वो योगदान दें। तो इस वजह से इन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मतलब थ्रू आउट द कंट्री जो है वो टीचर भेजे जा रहे हैं इन जगहों पे, इन ट्राइबल एरिया पे। तो ये आप पढ़ाते हैं जब बच्चों को, तो ये चीज़ आपको हमेशा एक अच्छी लगती है कि बड़े ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
तो ये एक अलग ही सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है ये काम करके। प्लस पॉइंट तो हमेशा आपका यही रहता है कि एक तो गवर्नमेंट जॉब और एक अच्छी सैलरी, ठीक है ना, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। सेंटर की जॉब है, जब भी कोई आपकी सैलरी पे कोई भी इंक्रीमेंट या कुछ भी, आप जैसे 8 पे कमीशन की बात हो रही है अभी, या आपके डीए की बात होती है, तो सेंटर जो एम्प्लॉय होते हैं उनको सबसे पहले वो चीज़ मिलती है। स्टेट में टाइम लगता है, कभी कभी स्टेट जो है उसको ज़्यादा डिले करती है। तो सेंटर की जॉब में हमेशा आपको एक प्लस पॉइंट ये रहता ही रहता है। सैलरी ऑब्वियसली आपकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे होगा। जैसे कि हम लोग जो हैं इसके हम जैसे 2023 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और 2024 में जो लोग आए हैं, वो पहला बैच है जो इस रिक्रूटमेंट से इसमें जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो हम लोगों के लिए आगे ग्रोथ के लिए इसमें द होल स्काई इज ऑर्स, वो कहते हैं ना, क्योंकि अब जैसे पीजीडी के बाद अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए प्रमोट होते हैं या जो भी आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा या प्रिंसिपल के लिए, तो हमको वो टेन्योर जब पूरा हो जाएगा, जैसे मान लो 4 साल के बाद वाइस प्रिंसिपल या 10 या 14 साल के बाद प्रिंसिपल, तो हमारा कंपटीशन उतना नहीं होगा फर्स्ट बैच का। और जैसे अब आप लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं, जो पहुंचोगे, तो आप जस्ट सेकंड बैच, आप केवीएस में देखें, आप एनवीएस में देखें, तो वो कब से चल रहे हैं, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत होता है जब प्रमोशन की बात आती है। तो यहाँ पे ये चीज़ का एक एज रहेगा, ये एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी कि हम लोगों के लिए उतना कंपटीशन नहीं होगा जब आपको प्रमोशन चाहिए होगी, जब आपको नेक्स्ट जो लेवल आएगा उसमें जाना होगा। तो अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो है, मैं आपको यही बोलूँगा कि देखो, रेजिडेंशियल स्कूल में यही सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ नहीं रहती है। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है, ये इसको आप मान के चलें। रिमोट एरियाज, अगर आप शहर से आए हैं, अगर आप शहर में रहने वाले लोग हैं, मतलब इससे बेटर ही जगह रहते होंगे, अगर ऐसा है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी इन एरियाज़ में रहने में, ठीक है। बहुत सारे लोगों को वो एक उनका लाइफ स्टाइल होता है, शाम को जाके फ्रेंड्स में ये वो सब यहाँ घूमना या जो भी है, मॉल्स में जा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं या ऑल, तो ये सब भूलना पड़ेगा। डे स्कूल भी अगर इस रिमोट एरिया में होगा तब भी आप वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब घर जाना होता है तो आपको 24-25 घंटे का समय लगता है। यहाँ से मुझे मेरे घर जाने में 24-25 घंटे नॉर्मल बात है, तो वो बड़ी दुखती है चीज़ एक। तो अब जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं लगातार, तो उनके लिए मेरी तरफ से क्या टिप्स और क्या सजेशन हो सकते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, जॉब में जाकर क्या होगा, स्कूल कौन सा मिलेगा, एरिया कैसा होगा, ये सब सोचना बंद करें आप। ये बहुत देर की बात है अभी। आपका पूरा फोकस जो है ना वो सिर्फ एग्ज़ाम पे होना चाहिए। और मैं वो भी कहूँगा कि सबसे पहले आप टायर 1 के लिए फोकस्ड रहें, ठीक है, क्योंकि टायर 1 बहुत ही क्रूशल हो जाता है इस केस में, क्योंकि अगर वही नहीं हुआ आपसे तो आप सेकंड वाले में क्या ही करोगे। आपका तो मतलब सेकंड के लिए एडमिट कार्ड ही नहीं है। तो आप टायर 1 के लिए अच्छे से मेहनत करें, ठीक है, चीज़ों को बिल्कुल सही से करें, क्योंकि टायर 1 में ही तगड़ा वाला कंपटीशन मिलने वाला है आपको। टायर 2 में इतना तगड़ा कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि लोग ना बढ़ चुके होंगे, है ना। टायर 1 में एक बहुत बड़ा फिल्टर है टायर 1। उसके बाद जो उसको पास करके निकलेंगे, एमएससी मैथमेटिक्स है, आप एमएससी फिजिक्स है, केमिस्ट्री जो भी है, तो फिर आपका अपना एरिया ना, वहाँ पे आप कर सकते हैं। और जैसे इस बार उन्होंने सब्जेक्टिव भी किया है, तो जिनकी अच्छी पकड़ है अपने सब्जेक्ट पे, तो उनके लिए तो सब्जेक्टिव एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप जब अपने तरीके से सॉल्व करके देंगे तो चेक करने वाला वो देखेगा उस तरीके को। एमसीक्यू में क्या होता है कि टिक मारा है, 10 कैंडिडेट ने टिक मारा है, वो वहाँ पता नहीं चलता कि 10 की मेंटेलिटी कैसी थी, 10 ने इसको सॉल्व कैसे किया। लेकिन अब क्या है, वो 10 के 10 आंसर चेक होंगे, जिसका बेस्ट होगा उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब आंसर के मार्क्स नहीं है। तो सब्जेक्टिव जो है ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये टीचिंग फील्ड में। टीचिंग के एग्ज़ाम में मुझे बहुत देर पहले लगता था ऐसा कि यार ये कैसे, मतलब आप कैसे सिर्फ वो 4 ऑप्शन को टिक मारने से एक अच्छा टीचर आपको मिल जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव जो पार्ट आया है ना, ये काफ़ी मेरे को लगता है ये ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जिनका जिनका ना अच्छा मतलब होल्ड है अपने सब्जेक्ट पे। और स्पेशली अगर कोई टीचर है जो ऑलरेडी पढ़ा रहा है अपने सब्जेक्ट को, तो वो तो मतलब उसके लिए तो एक अच्छा एज है ये। तो कृपया करके जब आप टायर 2 पहुंचेंगे तब उसकी बात करेंगे, फिलहाल
अभी तो छोड़ो उसको, मैं टायर 1 की बात करता हूँ। तो टायर 1 के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छी सी बुक्स ले लें और एक बुक पकड़ के पढ़ना शुरू करें, 10 बुक्स को ढूंढने के बजाय, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट ना करें। आई थिंक अगर आपका मिडल ऑफ दिसंबर में एग्ज़ाम है तो आपके पास हार्डली 1 मंथ बचा हुआ है, ठीक है ना। आज 6 या 7 होगी तो हार्डली 1 मंथ है। तो आप बिल्कुल फोकस होकर तैयारी करें। जनरल पेपर जनरल ही होगा, उसको ज़्यादा ये भी ना सोचें कि उधर कोई आपसे किसी ने आपको आईएएस के लेवल का पेपर दे दिया होगा। तो जनरल पेपर ही होगा, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई होगा। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो टायर 1 के लिए अच्छे से तैयारी करें, टायर 2 के लिए फिर सोचेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, फिर आपकी हेल्प करेंगे अपने सब्जेक्ट में। और बाकी टीचर्स भी जो हमारे स्कूल में जो नए ज्वाइनिंग हैं उनसे आपकी बात करवाएंगे, उनके एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करी। तो उनके एक्सपीरियंस से, उनकी जर्नी से, उनकी तैयारी से जो आप सीखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे द्वारा आपकी कोई हेल्प हुई। तो आज की वीडियो इतनी रखूंगा। ऑब्वियसली मुझे व्यूज़ का कोई लालच नहीं है, ना मुझे ये है कि मेरा चैनल बहुत ग्रो कर जाए। टाइम मिलेगा तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा। आप अपनी क्वेरीज डालते रहें, मैं सारे मैसेज पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश बिल्कुल करूंगा दोबारा से आपके सामने। तब तक आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अगर किसी के काम आ सके ये जो भी मैंने आपके साथ बात करी। थैंक यू।